हिमाचल के छोटे से कैंटोनमेंट टाउन में मनाया गया 75 years of relations between India and Ireland. Hello students, welcome to Chahal Academy. My name is Shubhangi Singh and today we are going to talk about India, Ireland and their bilateral relations as well as 75 years इन्होंने जो complete किए हैं अपने bilateral relations के, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो दाक्षाई जो कि एक छोटा सा कैंटोनमेंट टाउन है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे इवेंट हुआ है जहां पर कोमेमोरेट किया गया है बेसिकली कंप्लीशन ऑफ 75 years ऑफ इंडिया एंड आयरलैंड टाइज। तो यहाँ पर जो आयरलैंड से एम्बेसडर आए थे उन्होंने स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं इंडियन आर्मी एंड इंडियन एम्बेसडर्स को कि उन्होंने दाक्षाई प्रिजन जो है उसको मेंटेन किया है और जो चर्च है यहाँ पर सेंट पैट्रिक्स चर्च उसको मेंटेन किया गया। और अगर हम दाक्षाई प्रिजन की बात करें सो इट इज वन ऑफ दोज प्रिजन्स व्हिच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम, जैसे कि हम सेंट्रल जेल जो है अंडमान में हम उनकी बात करें तो यहाँ पर ये इवेंट जो है दाक्षाई में ही सेलिब्रेट किया गया। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू अंडरस्टैंड कि इंडिया एंड आयरलैंड के बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है और यहाँ पर इनका बायलैटरल रिलेशन ग्रेजुअली कैसे डेवलप हुआ है। तो ये जो इवेंट था बेसिकली ये सेलिब्रेट हुआ था एट सेंट पैट्रिक्स चर्च इन हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर दो कोमेमोरेशंस हुए हैं। पहला यहाँ पर एनिवर्सरी रही है 1920 म्यूटनी की जो कि कनाट रेंजर्स की थी एंड 75th एनिवर्सरी रही है इंडियन आयरलैंड की डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जो कंप्लीट हुए हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है कि इंडिया और आयरलैंड के बायलैटरल रिलेशंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे रहे हैं। इन दोनों के ही रिलेशंस काफी रिच और इंड्योरिंग रहे हैं और इनके काफी डीप हिस्टोरिक टाइज देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इनका कल्चरल रेजोनेंस भी है और इनके जो इकोनॉमिक इंटरकनेक्शंस हैं वो भी बढ़ते हुए देखे गए हैं इन पिछले 75 सालों में। इनका कॉलोनियल पास्ट जो है वो सिमिलर है और इन्होंने अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस के बाद जैसे ग्रो किया है, इस वजह से इन दोनों ही कंट्रीज में एक दूसरे के लिए काफी म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोलैबोरेशन देखने को मिला है। ओवर द इयर्स यहाँ पर धीरे धीरे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो भी बढ़ी है और साथ ही साथ पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है इंक्रीज हुए हैं। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया एंड आयरलैंड दोनों ही कॉमन वैल्यूज जैसे कि डेमोक्रेसी, कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फोकस ऑन इनोवेशन इन वैल्यूज से कनेक्टेड है। और साथ ही साथ ये दोनों कंट्रीज फर्दर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 75 years इससे आगे भी बात कर रहे हैं फ्यूचर की, जहां पे ये और अपॉर्चुनिटीज जो है एक्सप्लोर करेंगे, चाहे वो ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, ताकि इनकी जो पार्टनरशिप है वो सॉलिड स्टेज पे मेंटेन्ड रहे। अब ये तो हमारा एक ओवरव्यू हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूजुअल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो हैं और इनके जो डायनामिक्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम कल्चरल डायनामिक्स की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शंस हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो एनुअल इंडियन फिल्म फेस्टिवल होता है इंडियन एम्बेसी पे, वो कंडक्ट हुआ था जहाँ पे परफॉर्मेंसेस और डिस्कशंस हुए थे। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन एक दूसरे को काफी दिया जाता है। ICCR ने अवार्ड किया था वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड ऑफ 2020 और ये जबकि एक आयरिश नेशनल को दिया गया था जो प्रमोट कर रहे थे संस्कृत एज अ लैंग्वेज इन डबलिन, दैट वाज रटगर कॉटनहॉर्स्ट। एंड देन कल्चरल सेलिब्रेशंस की बात करें तो इंडिया ने अभी 75th इंडिपेंडेंस डे जो है, इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया गया था और वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर का डांस ड्रामा जो है मयार खेला वो प्रेजेंट किया गया था। तो आप देख सकते हैं कल्चरली कैसे काफी इंटरमिंगल्ड है दोनों ही कंट्रीज। साथ ही साथ अगर पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज का आयरलैंड का काफी सपोर्ट रहा है। जितने भी विक्टिम्स हैं 1985 कनिष्का क्रैश के, इस वजह से इन लोगों के पॉलिटिकल टाइज जो हैं वो भी सिमिलर नोट पे और काफी स्ट्रेंथेंड है। उसके अलावा अगर हम बायलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज की बात करें तो यहाँ पर जो रिलेशंस की ग्रोथ है ओवर द इयर्स जो है देखी गई है। आयरिश प्राइम मिनिस्टर बर्टी अहर्न की विजिट के बाद, दैट वाज इन 2006, बायलैटरल रिलेशंस विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक टाइज काफी बेहतर हुए हैं। इसके अलावा बिजनेस एसोसिएशन जो है
इंडिया आयरलैंड बिजनेस एसोसिएशन, वो 2008 में ही बना दी गई थी ताकि इनके बिजनेस टाइज जो है ओवरऑल इनहैंस हो। अगर हम ट्रेड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है आयरलैंड को दैट इज अबव $500 मिलियन। इंपोर्ट्स की बात करें तो इट इज मोर एंड इट इज अराउंड $3.6 बिलियन। मेन एक्सपोर्ट आइटम्स जो है इंडिया जो बेचता है वो है ऑर्गेनिक केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड मशीनरी, एंड जो इंपोर्ट हम करते हैं वो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा ट्रेड डेफिसिट दिख रहा है बिकॉज आर इंपोर्ट्स आर वे मोर देन एक्सपोर्ट्स, बट वी हैव अ कॉमन ग्राउंड और यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक टाइज जो है स्ट्रेंथन होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर बिजनेस प्रेजेंस की बात करें तो मेजर आयरिश फर्म्स जो है जैसे कि कॉनली, रेड मिल्स एंड आइकॉन, ये ऑपरेट करते हैं इंडिया में, इन एमएनसीज का प्रेजेंस है। साथ ही साथ काफी सारी इंडियन फर्म्स का भी प्रेजेंस देखने को मिला है आयरलैंड में, जैसे कि वॉकहार्ड एंड रिलायंस, इनकी स्टैब्लिश्ड फैसिलिटीज जो है आयरलैंड में है। अब अगर हम बात करें आयरलैंड की, आयरलैंड इज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेक्जिट का कुछ असर देखा गया है इंडिया और आयरलैंड की पार्टनरशिप पे। यहाँ पर ब्रेक्जिट के बाद इंडिया के लिए आयरलैंड जो है एक काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर बन गया है। साथ ही साथ कोलैबोरेशंस जो हैं वो ज्यादा ग्राउंड्स पे हो पा रही हैं, ज्यादा फोकस बढ़ाया गया है फार्मास्यूटिकल्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी पे, और इनको सपोर्ट किया जा रहा है कॉमन लैंग्वेज एज वेल एज लीगल फ्रेमवर्क्स पे। सो ब्रेक्जिट के बाद आयरलैंड और इंडिया का जो टाइज हैं और जो यहाँ पर पार्टनरशिप है वो और इम्पोर्टेंट हो जाती है और फोकस में आ जाती है। अब आगे बढ़कर बात करते हैं कि यहाँ तक तो ठीक था, आगे और क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए आयरलैंड में। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मॉडर्नाइज हो रहा है, जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जरूरत है। और यहाँ पर अभी जो है एग्रीकल्चर 16% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। इस वजह से काफी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आयरिश कंपनी जो है दे सकती है इन टर्म्स ऑफ बेटर मशीनरी, चाहे वो रिलेटेड हो प्रिसिजन फार्मिंग से और इन सस्टेनेबल फार्मिंग। अदर देन दैट अगर हम फाइनेंस टेक्नोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया का फिनटेक सेक्टर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 150-160 बिलियन डॉलर्स तक बढ़कर हो जाएगा 2025 तक। और अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें, मेडिकल टेक सेक्टर की बात करें तो 25 से 30 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन मेडिकल टेक सेक्टर का भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर काफी अपॉर्चुनिटीज हैं आयरिश कंपनीज के लिए कि वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करें और यहाँ से दोनों ही कंट्रीज के इकोनॉमिक टाइज को भी फर्दर स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। इसके अलावा एविएशन सेक्टर में बहुत स्कोप है। इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है वो रैपिडली बढ़ रहा है, जहां पे डोमेस्टिक पैसेंजर का ट्रैफिक तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ इंटरनेशनल पैसेंजर्स का भी ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आयरिश कंपनीज के लिए कि अपनी एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटेट हो सके, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट हो सके। अदर देन दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लीन टेक्नोलॉजी, इंडिया का एम है कि 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट होगी बाय 2030। अगेन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि आयरिश कंपनीज जो है वो क्लीन टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है विंड में, सोलर में, बायोमास में, वेस्ट मैनेजमेंट में वो यहाँ पर फैसिलिटेशन दे सके एंड यहाँ पर कोऑपरेशन का काफी स्कोप है इन सेक्टर्स में। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पर ये भी एक मेन फैक्टर है जो ट्रेड बढ़ रहा है बिटवीन इंडिया एंड आयरलैंड, और इंडिया की जो स्किल्ड वर्कफोर्स है इन टेक्नोलॉजी, इन हेल्थ केयर, इन स्टार्टअप्स, ये अट्रैक्ट कर सकती है आयरिश कंपनीज को जिनको आईटी एक्सपर्टीज की जरूरत है या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरह भी इनको देखा जा सकता है। आयरिश फर्म्स जो है वो ट्रेडिशनली अपने ह्यूमन रिसोर्स टास्क जो है वो रिमोट टीम्स को आउटसोर्स करती थी, बट अब जो है वो नया मॉडल यूज कर रही हैं दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयर ऑफ रिकॉर्ड। अब ये जो मॉडल है यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट जो आउटसोर्सिंग से आते थे उनको तो दे ही रहा है, साथ ही साथ ज्यादा कंट्रोल जो है फैसिलिटेट कर रहा है, जिससे लीगल कंप्लायंस, पेरोल एंड एचआर एडमिनिस्ट्रेशन जो है आसान हो जाता है।
अगर इंडिया में यही मॉडल यूज किया जाए बाय आयरिश कंपनीज, दैट इज EOR मॉडल, एम्प्लॉयर ऑफ रिकॉर्ड मॉडल, तो यहाँ पर आयरिश कंपनीज जो है वो अपने ऑपरेशंस भी सिंप्लीफाई कर पाएंगी, लोकल लॉज से भी कंप्लायंस कर पाएंगी. सो दिस कैन बी यूज्ड टू लेवरेज जो रिसोर्सेज इंडिया में अवेलेबल है by Irish companies, and this model is already in play. So we have covered in detail all the parts of all the aspects related to relation between India and Ireland, and हमें ये समझ में आया कि इंडिया और आयरलैंड जो है वो डीप हिस्टोरिकल टाइज रखते हैं, कल्चरल कनेक्शंस रखते हैं, और इनके इकोनॉमिक लिंक्स जो है वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं. इनका जो रोबस्ट पार्टनरशिप है दोनों ही कंट्रीज का वो क्लियरली हाईलाइटेड है इनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज से, और जो बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट्स देखे जा रहे हैं अक्रॉस द सेक्टर, चाहे वो फिनटेक हो, मेडटेक हो, और ऐसे ही शेयर्ड वैल्यू और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स के साथ ये दोनों ही स्टेट्स जो है अपने आप को एक अच्छी जगह वेल पोजीशन कर सकते हैं इन ग्लोबल इकोनॉमी ऑल्सो एंड इन द अपकमिंग फ्यूचर ऑल्सो. ऑन दिस नोट वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू. डिस्कस द इवॉल्विंग ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड आयरलैंड, highlighting the historical, cultural and economic dimension. What emerging sectors present opportunities for further collaboration between two nations? So this is the second part. This was the first part. Last, analyze the potential challenges and strategies to strengthen bilateral partnerships in the context of global trade dynamics. You can send in your answers in the comment section. Our team will get back to you on this. That was all from my side. I hope आपको इस पूरे particular topic पे काफी clarity मिली हो. For more such videos and content related information, subscribe to our YouTube channel. Do not forget to like and share. Thank you so much.